फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का मेन टॉपिक हम लोग बात करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 होगा। आप लेक्चर नंबर 4 का बात करेंगे सॉल्यूशन में। लेक्चर 4 जो फिजिकल केमिस्ट्री लिखे हैं जिसमें सॉल्यूशन लेक्चर 4 जो होगा इसके बारे में हम आज बात करेंगे। यानी हम बात करेंगे टॉपिक ऑफ सॉल्यूशन। पिछले क्लास हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन को खत्म कर चुके हैं। आज उसके बाद बात करेंगे सॉल्यूशन में, मतलब सॉल्यूशन का बेसिक खत्म हो गया, अब सॉल्यूशन का हम लोग मेन पार्ट में आ रहे हैं। तो टॉपिक ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग क्या बात करेंगे? तो पहला टॉपिक है मेरा डिफाइन सॉल्यूशन एंड टाइप। दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा रिलेटिव लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर। और चौथा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और बहुत सारा है, आप लोग जल्दी जल्दी लिखें, साथ में ही लिखते चलेंगे क्योंकि टॉपिक लिखवा रहे हैं, साथ में ही लिखते चलेंगे, समझने की कोई बात इसमें है नहीं। हाँ, तीसरा नंबर बाबू रिलेटिव लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर। चौथा नंबर है फैक्टर दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज। या इसी को लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसी में एक लाइन और जोड़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। उसी में दूसरा में ही जोड़ दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। 4 नंबर है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे चलिए इसके बाद हम बात करते हैं चौथा पांचवा पॉइंट है मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं EBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। 6 नंबर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। शॉर्ट फॉर्म DFP बोलते हैं इसको। और 7 नंबर है ऑस्मोटिक
पे प्रेशर, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपी शॉर्ट फॉर्म, और इसको डिनोट करते हैं पाई से। और 8 नंबर है हमारा आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और 9 नंबर है मेरा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ एक 12th के लिए जो इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम बात करेंगे। VBI 12th VBI 12th VBI IIT NEET and 12th VBI रिलेटिव लर्निंग ऑफ वेपर प्रेशर भी VBI है, याद रखिएगा। एक 3 जो आपको हम जिसमें सिर्फ 12th लिखे हैं, ये सारा समझिए कि आपको 12th में डायरेक्ट आपको कॉपी से आएगा। जो पढ़ाएंगे बोर्ड पर वही आपको नोट्स से डायरेक्ट 12th में आएगा। पिछले साल का कॉपी आप मिलाइएगा तो आपको ये सारे टॉपिक से है। पहला ही सॉल्यूशन पूछा है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जल्दी जल्दी आप लोग लिखें। जल्दी आप लोग लिखें, इसके बाद बात करेंगे आगे। चलिए तो अब हम बात करते हैं पहला, सबसे पहला डिफाइन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, जबकि आप लोग पिछले क्लास पढ़ गए हैं सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक कंटेनर लिया जिसमें आपने 100 ml और cc H2O लिया, यानी सॉल्वेंट वाटर। ये आपका सॉल्वेंट है, इसको आपने इसमें लिया। आपने क्या किया कि 25 ग्राम ऑफ NaOH मीन्स कास्टिक सोडा को इसमें डाला। डालने के बाद ये जो 25 ग्राम है ये सॉल्यूट है, आपको डिजॉल्व होगा सॉल्वेंट में। तो डिजॉल्व होने के बाद यह एक सॉल्यूशन का निर्माण करेगा, जो सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा। यानी यह आपका डेट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। इसको आप सॉल्यूशन बोल सकते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर को। अब ये जो सॉल्यूशन आपका बना, यानी किससे बना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो ये सॉल्यूशन आपका बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। कोई पूछ
पूछे कि बाइनरी सॉल्यूशन क्यों कहलाया, क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट हैं, ओनली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसके मिलने से जो सॉल्यूशन तैयार हुआ वो सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। और ये सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, होमोजेनियस मिक्सचर। यानी सिर्फ हम आज डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर of two or more substance which do not react is called solution। आप जल्दी लिखें, फिर हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में आगे बात करेंगे। और बाइनरी सॉल्यूशन से आज हमारा कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी बहुत सारा चीज ऐसा डिराइव होगा जो कि आपके सामने हम इसको बात करेंगे। जल्दी आप लिखिए इसको। हाँ लिखा है जवाब, बस अभी बात जो टॉपिक में लिखा है ना, डिफाइन सॉल्यूशन एंड टाइप, बस एक पेज भरेगा, ज्यादा नहीं भरेगा। एक पेज बात रिपीट होगी, एक बात के बाद फिर बात चेंज हो जाएगा, टॉपिक चेंज हो जाएगा। ये लिखा दिया इसलिए कि यहां से कंटिन्यू मेरा सॉल्यूशन का हो जाएगा, नोट्स कंप्लीट बनता चला जाएगा ना। ऐसे बीच से छोड़ के बाद में अच्छा नहीं था, डायरेक्ट हम बाइनरी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमने देखा कि थोड़ा सा इसको टॉपिक में खींच लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। चलिए हो क्या होगा, वो H2O के ऊपर में क्या है, 100 ml ऑफ सीसी, H2O सॉल्वेंट है, उसके ऊपर सर H2O के ऊपर क्या लिखे हैं, 100 ml और सीसी, 100 ml और सीसी। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहला बाइनरी सॉल्यूशन का, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब मिलता है तो क्या बनता है, बाइनरी सॉल्यूशन बनता है। तब इसी बाइनरी सॉल्यूशन के टाइप के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी बाइनरी सॉल्यूशन का टाइप में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। तो लिखेंगे हम लोग, आप इसको जल्दी लिखिए एक लाइन, फिर हम मिटाएंगे इसको। आप लिख लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू बाइनरी सॉल्यूशन। अब हम बाइनरी सॉल्यूशन का आपको टाइप दिखाने जा रहे हैं और उसका फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट का। देखिएगा क्या कहता है इसके बाद। लिखेंगे हम लोग, द टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन ऑन द basis of physical state of solution and solvent। मतलब हमने हेडिंग बनाया है टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट of solution and solvent।
तो हम लिखते हैं सीरियल नंबर। इसके बाद हम लिखते हैं सॉल्वेंट। इसके बाद हम लिखते हैं सॉल्यूट। इसके बाद हम लिखते हैं जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो। इसके बाद हम लिखते हैं एग्जाम्पल। चलिए समझिएगा हम लिख रहे हैं कैसे। अगर मान लीजिए सॉल्यूशन पहला हमने लिया, अगर मेरा पहला लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मेरा उसमें सॉल्वेंट जो हमने लिया वो लिक्विड लिया, और जो सॉल्यूट हम लेने वाले हैं वो सॉल्यूट हमने लिया सॉलिड। सॉल्यूट कैसा लिया? सॉलिड। तो सॉल्यूशन जो हम लोग बनाते हैं वो कैसा बनेगा? सॉल्यूट डिसॉल्व होगा किसमें? सॉल्वेंट में। तो सॉल्यूशन तैयार होगा सॉलिड इन लिक्विड। फिर से समझिए मेरी बातों को। हमने कहा कि इसका फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट का कैसा है? लिक्विड। और सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट कैसा है? सॉलिड। तो सॉल्यूट डिसॉल्व किसमें होता है? सॉल्वेंट में। तो डिसॉल्व होने के बाद एक सॉल्यूशन का निर्माण होगा। जो सॉल्यूशन कैसा होगा? बाइनरी। पूछिए कैसे सर? क्योंकि इसमें दो ही कंपोनेंट है ना। एक कौन सा? एक कंपोनेंट आपका सॉल्यूट यानी जो सॉलिड है, दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट जो क्या है? लिक्विड है। तो ये जो सॉल्यूशन बना वो बाइनरी सॉल्यूशन बना। तो कैसा सॉल्यूशन हमें मिल के आया? यानी इसका इस सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट कैसा डिसाइड हुआ? बाइनरी सॉल्यूशन का सॉलिड इन लिक्विड। यानी ओवरऑल सॉल्यूशन जो तैयार हुआ वो लिक्विड सॉल्यूशन तैयार हुआ, है ना। सॉल्यूशन 9 टाइप का होता है। आपको देखिएगा, हम आपको दिखा रहे हैं। अब चलिए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन बना। तो एग्जांपल हमारा क्या होगा? जैसे हम लिख सकते हैं एग्जांपल, यहां पे क्या एग्जांपल लिख सकते हैं? शुगर इन वाटर। मतलब चीनी को आप पानी में डाल दीजिए तो बन गया आपका शुगर इन वाटर। आगे बढ़िए। दूसरा आपने क्या किया? फिर सॉल्वेंट को लिक्विड ही रखा। सॉल्वेंट आपने लिक्विड ही रख दिया, बट सॉल्यूट आपने चेंज कर दिया। सॉल्यूट आपने ले लिया लिक्विड। सॉल्यूट आपने क्या ले लिया? लिक्विड। ये सबको पता है। तो सॉल्यूशन कैसा तैयार होगा जी? सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो लिक्विड इन लिक्विड। यानी सॉल्यूशन कैसा तैयार होगा बाबू? लिक्विड इन लिक्विड। अब तुमको पता होना चाहिए, जैसे तुम क्या करते हो, अल्कोहल में ठंडा मिलाते हो या अल्कोहल में आप क्या मिलाते हैं? जो आपका बोतल में आता है पानी, उसको भी मिलाते हैं, या सोडा भी आप मिला के पी सकते हैं अल्कोहल में। तो दोनों लिक्विड स्टेट में है। तो यहां क्या हो जाएगा? एग्जांपल आपका अल्कोहल इन वाटर। अल्कोहल इन वाटर यानी आप जो दोनों मिलाते हैं, अल्कोहल इन वाटर। आप सोडा भी आपका लिक्विड रहता है, पानी भी आप मिलाते हैं उसमें, किसमें? अल्कोहल में। तो दोनों को चीज आप मिला के पिए ना जी। यानी इसका एग्जांपल ये जो सॉल्यूशन अगर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन तैयार होगा उसमें कैसा होगा? अल्कोहल इन वाटर। मतलब अल्कोहल को आप किसमें मिलाइएगा? वाटर में। चलिए, या वाटर को आप अल्कोहल में मिलाइएगा। सोडा को भी आप मिला सकते हैं, ठंडा भी आप मिला सकते हैं उसमें, जो दोनों स्टेट लिक्विड होना चाहिए। तीसरा आपने लिया लिक्विड गैस। आपने कैसा लिया? लिक्विड गैस। तो लिक्विड गैस लिया, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन कैसा तैयार होगा? गैस इन लिक्विड। मतलब सॉल्यूशन जो तैयार होगा वो गैस इन लिक्विड तैयार होगा।
तो इसको आप लिख सकते हैं एरिटेड वाटर, या आप इसी को एग्जांपल को लिख सकते हैं बाबू CO2 प्लस H2O। इसका मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया और वाटर जो आपका लिक्विड हो गया। देखिए यहां है, इसको बोलते हैं एरिटेड वाटर। चलिए चौथा, ये जो सॉल्यूशन आपने तीन को बनाया, ये तीनों सॉल्यूशन आपका लिक्विड सॉल्यूशन है। आप लोग लिखिएगा, जगह नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन मेरा तैयार हुआ वो लिक्विड का सॉल्यूशन तैयार हुआ। चलिए आगे बात कर रहे हैं हम लोग। चौथा पॉइंट, हमने क्या किया, सॉल्वेंट को कर दिया सॉलिड। सॉल्वेंट को क्या कर दिया, सॉलिड कर दिया, और सॉल्यूट भी हमने सॉलिड ले लिया। सॉल्यूट भी हमने सॉलिड ही ले लिया, तो सॉल्यूशन तैयार होगा सॉलिड इन सॉलिड। यानी एग्जांपल आप लिख सकते हैं वेरियस एलॉय, वेरियस एलॉय, जैसे NaHg, सोडियम एमालगम, जिंक, Cu, ब्रास और ब्रोंज, इसका एग्जांपल हो सकता है वेरियस एलॉय का ब्रास और ब्रोंज। Na सोडियम एमालगम जो कि सॉलिड स्टेट में रहता है, इसके बारे में आप वहां पे एलॉय का मतलब लिख सकते हैं आप। चलिए पॉइंट नंबर 5, आपने क्या किया, लिक्विड को सॉलिड मतलब सॉल्वेंट को सॉलिड रखा और सॉल्यूट को बदल दिया, लिक्विड कर दिया सॉल्यूट को। सॉल्यूट को आपने क्या कर दिया, लिक्विड कर दिया, कोई टेंशन नहीं। तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड इन सॉलिड एग्जांपल क्या होगा, मरकरी, मरकरी एंड NaHg। NaHg को आप क्या बोलते हैं, सोडियम। याद होगा रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाए हैं, सोडियम एमालगम के केस में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, याद होगा। सोडियम नाम इसका लिख रहे हैं हम, सोडियम NaHg का एमालगम, सोडियम एमालगम। जल्दी लिखिए आप लोग, जगह नहीं है, जल्दी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है भाई। क्या बोलो, बोलो, बाइनरी का डेफिनेशन सर, बाइनरी का, बाइनरी सॉल्यूशन का डेफिनेशन तो पढ़ा चुके हैं जी। यस सर, हाँ लिखाया हुआ है, चलिए ध्यान में नहीं होगा, लिखिए जल्दी आप इसको। जल्दी लिखिएगा। यहाँ जो कट रहा है,
चलिए मिटा सकते हैं ना। चलिए अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं आप लोग जैसे लाइन बनाए हैं वही लाइन बनना रहने दीजिएगा। बस ये याद रखिएगा कि ये सॉल्यूट का है और ये सॉल्वेंट का है और ये सॉल्यूशन का लाइन है। इसी बात को याद रखना है सिर्फ। देखिएगा जो हम बात करेंगे आपके सामने और आपको दिखाएंगे। सबसे पहली बात, एक लाइन और हम लिखने जा रहे हैं नीचे में ही, क्योंकि हमें इसका सॉल्यूशन को डिफाइन करना था। 6 पॉइंट हम लिख रहे हैं बाबू, सॉलिड और गैस। तो सॉल्यूशन कैसा तैयार होगा? गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड का मतलब एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इन प्लाडियम, PALADIUM। प्लाडियम एक मेटल है, इसलिए गैस इन सॉलिड। तो गैस क्या हो गया? हाइड्रोजन, और प्लाडियम क्या हो गया? सॉलिड, जो मेटल है। मेटल हमेशा सॉलिड स्टेट में रहता है, ये आपको पता है, तो आप इसको जल्दी लिखें। और जो ये 3 आप सॉल्यूशन तैयार किए, चौथा नंबर, पांचवा नंबर और आपका छठा नंबर, ये सॉल्यूशन कहलाया सॉलिड सॉल्यूशन। ये सभी सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन। आप लिख लीजिएगा उसको, तीनों को ऐसे लाइन दे करके, ये सभी सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएंगे आपको। जल्दी लिखिए फिर आप मिटाएंगे। आप अपना एनसीईआरटी बुक भी खोलिएगा तो उसमें दिया हुआ है बाबू ये सब। आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक में, या ओपी टंडन खोलिएगा उसमें, प्रदीप खोलिएगा उसमें, दिनेश खोलिएगा उसमें, एबीसी खोलिएगा उसमें, जीआरबी खोलिएगा उसमें, अरिहंत खोलिएगा उसमें। जो भी आपके सामने बुक अवेलेबल है सभी में खोलिएगा। आपको ये सवाल, मतलब ये टॉपिक जो आज हमने पढ़ाया वो आपको डायरेक्ट मिलेगा। आप लोग वहां से भी खोल के देख सकते हैं। ये जितने सारे जो सॉल्यूशन का टाइप हमने जो आपको दिखाएंगे, ये सारे आपको एनसीईआरटी बुक, आपका जो भी आप बुक पढ़िएगा, रिहांत, जीआरबी पब्लिकेशन, जितने सारे बुक हैं या बुक है अवेलेबल आपके सामने, वो सारे बुक में सब मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो अब उसके आगे हम बात करते हैं, दिखाते हैं आपको। अब हम इसको आगे बात करेंगे। 6 के बाद 7 नंबर, हम लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? अगर मेरा सॉल्वेंट गैस होगा और सॉल्यूट भी गैस होगा, तब हम लोग क्या लिखेंगे? गैस इन गैस, यानी सॉल्यूशन कैसा तैयार होगा? गैस इन गैस का। तो एग्जांपल आप लिख सकते हैं
ऑक्सीजन मतलब एयर, जैसे O2 प्लस N2, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। और एक नंबर लिख सकते हैं, सॉल्यूशन आपका मतलब सॉल्वेंट आपका गैस है और आपका जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट अगर आपका लिक्विड है, आपने लिक्विड लिख लिया तो सॉल्यूशन तैयार होगा लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। तो ये जो सॉल्यूशन तैयार होगा लिक्विड इन गैस का वो क्या कहलाएगा? एग्जांपल जैसे आप लिख सकते हैं वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर इन एयर। और आप 9 नंबर लिख सकते हैं बाबू, सॉल्वेंट आपका गैस है और सॉल्यूट आपका सॉलिड है, तो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन क्या तैयार होगा? सॉलिड इन गैस, यानी आयोडीन जिसको नमक आप बोलते हैं, आयोडीन वेपर, आयोडीन का जो वेपर होगा वो किस में होगा? एयर में होगा, यानी आयोडीन वेपर इन एयर। तो ये है आपका टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो आप 3 सॉल्यूशन तैयार किए, ये तीनों सॉल्यूशन आपका सॉलिड सॉल्यूशन ना कहला करके गैस से रिलेटेड है। देखिए तीनों गैस से रिलेटेड है, इसलिए गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा? गैसियस सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन कहलाया? गैसियस सॉल्यूशन। यानी हमने आपको 3 तरीके का सॉल्यूशन पढ़ाया। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन की संख्या कितना हो गया? 9, यानी टाइप ऑफ सॉल्यूशन की संख्या 9 हो गया। तो हमने पहला पढ़ाया क्या? तीनों का 3-3 पढ़ाया। लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ाया, सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ाया, गैसियस सॉल्यूशन आपको पढ़ा दिया। यानी ये 3 आपका सॉल्यूशन टाइप का हमने दिखाया, जिसमें नंबर कितने हो गए? 9 हो गए, तीनों का 3-3। तो आप इसको जल्दी लिखें, इसको याद रखेंगे और जो भी आप बुक आपके पास अवेलेबल है आप उसको पलटेंगे, आपको मिलेगा। जल्दी लिखिए आप। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे बाबू चलिए बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला बात करते हैं क्या? देखिएगा, अब एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो मेरा टाइप ऑफ सॉल्यूशन ये है कि उसमें हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सॉल्यूट के नेचर पर हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन आपको निकाल के देने जा रहे हैं। दिखाते हैं आपको क्या कहता है। कहता है कि द टाइप ऑफ सॉल्यूशन on the basis of amount of solute, यानी सॉल्यूट के अमाउंट के ऊपर। तो आइए बात करते हैं, वेरी सिंपल, सॉल्यूट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए, तो सॉल्यूशन आपने लिखा पहला। आपको हम एग्जांपल से सॉल्यूशन डिसाइड करने के लिए सिखा रहे हैं। देखिएगा, एग्जांपल हम दिखा देंगे आपको और उससे हम सॉल्यूशन का टाइप आपको डिफाइन करने के लिए बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, यानी एक कंसंट्रेशन का सिंबल है, सबको पता होगा ये बात। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मेरा अगर 1 मोल से, MOL का मतलब मोल, 1 मोल से बड़ा होगा
फिर से मेरी बात को सुनिएगा आप लोग। सॉल्यूट के अमाउंट के ऊपर बेस आप दिखा रहे हैं सॉल्यूशन का टाइप। तो सॉल्यूट का अमाउंट अगर 1 मोल से बड़ा होगा तब वो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, एक कंसंट्रेशन का सिंबल है, ग्रेटर देन 1 मोल, मींस 1 मोल से बड़ा होगा तब आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होगा। यानी इसमें सॉल्वेंट की मात्रा हमेशा कम होगा। वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा कम होता है वो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे आपके सामने कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें कहेगा कि H2SO4 कंसंट्रेटेड, H2SO4 कंसंट्रेटेड है by 98.5%, has the density is 1.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यूनिट होता है डेंसिटी का। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, फिर यहां मोलारिटी निकालना है, लेकिन सॉल्यूशन चेंज हो गया, मतलब क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन थोड़ा सा हायर लेवल का आ गया, यहां पे हायर लेवल आ गया, सवाल आपका हायर लेवल में चलेगा। जब भी चलेगा इस पे सवाल तो हाई लेवल का सवाल चलेगा और इंपॉर्टेंट सवाल होगी जो हम करवाएंगे आपको। फिलहाल आप देखिए पहले तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो होगा और ग्रेटर देन 1 मोल, मतलब 1 मोल से बड़ा होगा तब सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसंट्रेशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छूट गया क्या? अब चलिए कंसंट्रेशन सॉल्यूशन होगा। अब दूसरा देखिए आप, हम देखिए डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं लिख रहे हैं, टाइप उसमें नहीं लिख रहे हैं। हम आपको बोले थे कि सॉल्यूट के कंसंट्रेशन आपको डिसाइड करने के लिए हम सिखा देंगे कि कितने टाइप का सॉल्यूशन होगा। आइए बात करते हैं। फिर एग्जांपल लिख रहे हैं आपके सामने। अगर मेरा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सवाल में सब कुछ दिया हो रहा था, उसको देख करके आपको बताना है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट लेस देन इक्वल टू, एस्टिमेट है लेस देन इक्वल टू का 1 मोल, मतलब कि मेरा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट लेस देन इक्वल टू 1 मोल होगा तब हम ये सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होगा। ये सॉल्यूशन कैसा होगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा। ऐसे मेरी बात को सुनिएगा आप लोग जो हम बोल रहे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ग्रेटर देन 1 मोल तब सॉल्यूशन मेरा कंसंट्रेटेड, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट लेस देन इक्वल टू 1 मोल तो सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होगा। ये जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है इसको आप कम मत समझिए, ये बहुत खतरनाक है। पूरा जिंदगी सॉल्यूशन का इसी के ऊपर डिपेंड है। अगर ये नहीं रहा तो समझिए कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये सवाल में आता है लेकिन ये पूरे सॉल्यूशन में यूज आएगा, है ना। कौन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ सवाल पूछता है इससे क्वेश्चन को, बस इतना ही काफी है। इसका ना कोई टाइप है और ना कोई हम लोग इसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन इसका करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि इसमें कुछ आता नहीं है, इसका कुछ है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन के लिए कंसंट्रेटेड बताता है और इसमें कोई डिफाइन वगैरह हम लोग नहीं करते हैं। डिफाइन पूछता भी नहीं है, आता भी नहीं है, न किसी IIT में, न मेडिकल में, न 12th में, कहीं नहीं आता है। लेकिन ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसका टाइप आपको आगे आने वाला है, इसका फैक्टर इफेक्ट आगे आने वाला है, इसका जो वेपोराइजेशन होगा, जो वेपर होगा वो सब इसमें आने वाला है। इसलिए आप इसको जल्दी से जल्दी छापिए तो हम एक बात करेंगे। ओनली 5 मिनट आपका टाइम है, एक 5 मिनट में हम बात करेंगे, जल्दी लिखिए।
चलिए मिटा रहे हैं बाबू हम। चलिए तो हम बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट मेरा था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन या प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। हमने बोला था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का कोई टाइप नहीं, कोई उतना यूज नहीं, सिर्फ वो सवाल में आएगा। बट डाइल्यूट सॉल्यूशन का हमें सवाल भी है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिखागा, ये डिपेंड करेगा एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन पर, बहुत सारे इसमें डाइल्यूट पर आएंगे। तो इसमें हम सबसे पहला बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन में पहला पॉइंट हम बात करने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट ए पॉइंट हम लिखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं सीपी। याद रखना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बोर्ड पर लिखते हैं आप अपने कॉपी में भी वैसे ही लिखेंगे। चलिए यहां से गेसिंग टाइप के भी क्वेश्चन हम करवाते चले जाएंगे आपको, फिर ऐसा नहीं रहा कि एक बार हमको गेस देने का जरूरत पड़े, नहीं, हम लोग डायरेक्ट कॉपी में गेस करते सब चलेंगे एक ही साथ। चलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक किसका है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। मींस डाइल्यूट सॉल्यूशन का मीनिंग ये होता है कि जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्यूट की मात्रा कम होगा, तब वो सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होगा। इसका तो याद रखना। चलिए तो बात करते हैं अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बनाते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन का हम लोग प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। तो किसके द्वारा चेक करते हैं? उसमें सॉल्यूट के अमाउंट के द्वारा हम चेंज करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मेरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन का अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यानी फिर से मेरी बातों को सुनिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? ये है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच ओनली डिपेंड ऑन amount of solute present in the solution but do not depend on nature of solute present in solution is called colligative properties। means वैसा सॉल्यूशन जिसका अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सिंपल सी भाषा में, बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हैं इसको कि किसी भी सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टीज होगा वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यही है लॉजिक। तो हम लिखेंगे क्या? डेफिनेशन लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच, साथ में भी लिखते चलिएगा, व्हिच ओनली डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड ऑन द, पर डिपेंड ऑन
the solution per depend present in the solution per depend present in the solution but do not depend on nature of solute solute के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा solute present in the solution मतलब जो solute present होगा solution में उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा उसके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा present in the solution is called colligative प्रॉपर्टी। आप लोग जल्दी लिखिए बाबू इसको, यानी फिर से सुनिएगा, जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन होगा वो ओनली डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर पर डिपेंड प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा बट डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा उसमें व्हिच कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और वो क्या कहलाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाएगा। इसको जल्दी छाप लीजिए, हम एक और रिलेशन आपको बना के दे रहे हैं एक लाइन का। सर उसका मतलब क्या हुआ पर डिपेंड प्रेजेंट पर डिपेंड पर का मतलब कि मान लीजिए कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं ना 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं ना तो पर का मतलब क्या 1 भी आप ले सकते हैं वहां पे 1 लीटर में भी वो डिपेंड रहेगा इसलिए पर डिपेंड प्रेजेंट लिख दिया वहां पे पर डिपेंड प्रेजेंट ऑन द सॉल्यूशन या इन द सॉल्यूशन ऑन का मतलब ऊपर हो जाता है इन सॉल्यूशन पूछिए पॉलिनरी सॉल्यूशन पढ़ाया पॉलिनरी सॉल्यूशन जो होता है आगे बात करेंगे वो पूरा डिटेल वहां नहीं पढ़ना है उसको हल्का पढ़ना है उसके बारे में आइए ना आगे बात करेंगे वो सब अलग लिखा जाएगा सर क्या अलग अलग लिखाने हैं बाबू मतलब बाइनरी सॉल्यूशन अलग है पॉलिनरी सॉल्यूशन अलग है हाँ अलग है और क्वेश्चन साथ में रहता तो याद करने में आसानी होता और वो पॉलिनरी सॉल्यूशन उतना मतलब है नहीं पॉलिनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जब मिलता है बस इतना ही उसके बारे में जानकारी लेना है और कुछ है डिटेल्स नहीं हो जैसे शुगर सिरप आपका पॉलिनरी सॉल्यूशन है जितने सारे मेडिसिन में जो लिक्विड आते हैं वो सारे पॉलिनरी सॉल्यूशन है बस यही याद रखना है वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है बाबू उसका उतना इंपॉर्टेंस है नहीं चलिए इसको लिख लिए हो गया पर कहां टर्म लगा इसका मतलब कि जितना उसका वॉल्यूम होगा ना उसी में वो बताएगा आगे देखिएगा आप हम एक लाइन नोट में आपको लिख के दे रहे हैं इसको याद रख लेना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी सीपी is directly proportional to the amount of solute मतलब solute के ऊपर डिपेंड करेगा उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा नेचर का मतलब क्या कि मान लीजिए कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सोडियम हाइड्रोक्साइड के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि वो बेस है तो बेसिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा ऐसा नहीं लेकिन सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा उसके ऊपर वो जरूर डिपेंड करेगा कि कितना आप सॉल्यूशन में सॉल्यूट डाले हैं 5 ग्राम डाले हैं कि 10 ग्राम डाले हैं कि 20 ग्राम डाले हैं उसके ऊपर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगा बट आप जो सॉल्यूशन मान लीजिए कि आप बनाए थे बेस का तो ये सॉल्यूट जो हो गया वो बेस हो गया ना तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसके अमाउंट के ऊपर भले ही डिपेंड करेगा
मान लीजिए कि आपने मिलाया 5 ग्राम, तो इस 5 ग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा। ये बेस मान लीजिए है, मतलब ये जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नेचर बेस नेचर का है, तो इसके ऊपर डिपेंड कॉन्वेक्टिव प्रॉपर्टीज नहीं करेगा, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड जरूर करेगा। डिपेंड, और इसके ऊपर डू नॉट डिपेंड। आप लिख लेंगे, इसको भी आप लिखेंगे, क्योंकि इसका जो नेचर है कैसा नेचर है, बेस नेचर का है, तो इसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। यानी इसका कैसा है, बेसिक नेचर। तो ये बेसिक नेचर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला है ना। जब भी डिपेंड करेगा तो किस पर करेगा, अमाउंट के ऊपर, जो आप 5 ग्राम मिलाए हैं उसके ऊपर। तो आप ऐसे लिख करके इसको दिखाएंगे और इसको आप यहां क्या करेंगे, कट कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। याद करिए ऑर्गेनिक में जो पढ़ाते थे, और इसके ऊपर आप टिक कर दीजिएगा, डबल टिक आपकी इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा, बट नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसको याद रखना है, सॉल्यूट है। इसी तरीके से एसिड लीजिए, बेस लीजिए, जो भी आपको लेना है ले सकते हैं आप। साल्ट लीजिए, जो सॉल्यूशन लेना है, शुगर लेना है, यूरिया लेना है, ग्लूकोज लेना है, फ्रुक्टोज लेना है, जो आप सॉल्यूट रख सकते हैं, लेकिन उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। उसका कितना ग्राम यानी अमाउंट आप ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप इसको जल्दी लिखें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास बात करेंगे। नेक्स्ट